अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे ये कन्फेशन करनी है कि हर दिन मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान के मखसूस पॉलिटिक्स से हट के थोड़ा सा लेंस वाइडन किया जाए इस वीलॉग के अंदर, और दुनिया के जो हालात हैं पाकिस्तान और मशरक़ वस्ता के दरमियान क्या हो रहा है, मशरक़ वस्ता के अंदर ख़ुद क्या हो रहा है, अरब स्टेट्स और इसराइल में क्या हो रहा है, रशिया और यूक्रेन के दरमियान क्या हो रहा है, अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों पे भी फोकस करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की जो डेवलपमेंट्स हैं वो इतनी फास्ट पेस्ड हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है कि मैं फिर वापस इसी की तरफ आ जाता हूँ। और मेरी कोशिश ये होगी कि GVS के प्लेटफॉर्म को मैं यूज़ करूँ ज़्यादा इंटरनेशनल रिलेशंस के और सब्सटैंटिव इश्यूज़ पे, इंग्लिश के कंटेंट पे फोकस करने के लिए। नाउ कमिंग बैक टू टुडेज़ वीलॉग, देखिए अब से चंद घंटे पहले व्हाट्सएप के ऊपर ये खबर आने लग गई है कि मकसूद चपरासी जो प्रिंसिपल एविडेंस है, जो कनेक्ट है FIA के उस 16 अरब के केस में, जहाँ पे टोटल मालियत जो है एलिगेशन की 40 अरब बनती है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके साहिबजादे चीफ मिनिस्टर हमज़ा शहबाज के ऊपर मकसूद चपरासी की कल रात हरकत कल्ब बंद होने से, हार्ट अटैक होने से दुबई में उसकी डेथ हो गई। ये वेरीफाइड अभी नहीं है क्योंकि ये व्हाट्सएप पे चल रहा है। मैंने भी इसके बारे में ट्वीट किया लोगों से पूछने के लिए, गालिबन कुछ और लोग भी कह रहे हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये अभी वेरीफाइड नहीं है, ये अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर ये चीज़ कंफर्म होती है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि मकसूद चपरासी की क्या सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस थी FIA के केस में, किस हद तक वो एक कनेक्टिंग एविडेंस थी, और उसके मंजर आम से हट जाने के बाद, यानी उसके डिसअपीयर होने के बाद, उसकी मौत के बाद ये जो FIA का केस है ये किस तरह से मुतासर होता है। और जाहिर है कि अगर ये खुदा न खास्ता ये बात अगर सही है और मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में मकसूद चपरासी की डेथ हुई है दुबई में, तो फिर बहुत बड़े सवालात यहाँ पाकिस्तान की सियासत पर उठ जाएंगे। बिकॉज ये कोई पहला इंस्टेंस नहीं है, इससे पहले हमने देखा बहुत से केसों में, जैसे वो आसिफ अली जरदारी साहब के निस्बत से एक खातून जो थी उनके हवाले से जो केसेस लगे थे आज से कई बरस पहले, वहाँ पर भी एक ऑफिसर जो था, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो कि मतलब रिलेटेड ही था उस केस से, वहाँ उसकी डेथ हो गई। फिर हमने देखा कि किस तरह से डॉक्टर रिजवान जो हैं उनकी डेथ पे कोई मर्डर इल्ज़ाम तो नहीं था, लेकिन एक स्ट्रेस बड़ी क्लियरली थी, वहाँ उनकी डेथ हो जाती है। और अगर आप थोड़ा सा इसमें लेंथ को वाइडन करेंगे तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान के बहुत इंपॉर्टेंट केसेस जो हैं वहाँ पर एविडेंसेस जो हैं वो बम्प ऑफ हो जाती हैं, डिसअपीयर हो जाती हैं, या उनको मुल्क से धुड़ा दिया जाता है। धुड़ा देने वाला तो बिल्कुल ही कॉमन एलिमेंट है। अगर आप देखें कि मकसूद चपरासी जो है वो भी दुबई में था, तो एक तो धुड़ा देना, गुम कर देना, ऑस्ट्रेलिया भेज देना, यूरोप भेज देना, अमेरिका भेज देना, कनाडा भेज देना, फिर लोगों का मर जाना। और कराची की जो पॉलिटिक्स थी जो हमने देखी 2015-16 तक की, जो इंतहाई डिस्टर्ब्ड टॉक्सिक पॉलिटिक्स थी, वहाँ पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM के जो लोगों पे इल्ज़ाम रखते थे उनके की लोगों में, तो उनके ख़िलाफ़ जो एविडेंसेस होती थी या इल्ज़ाम लगाने वाले जो होते थे, ये पीसेस ऑफ विटनेस जो होते थे, वो डिसअपीयर होते थे। जैसे बाबर जो जर्नलिस्ट था जियो का, उसके केस में आपने देखा कि 7 या 8 लोग जो हैं जो विटनेसेस थे, वो विटनेसेस जो हैं वो बम्प ऑफ हो जाते थे। तो कराची की पॉलिटिक्स में ये चीज़ बड़ी कॉमन रही है। तो अगर हमें इसके बारे में मज़ीद खबर मिलेगी, इसको हम कंफर्म कर सकेंगे, तो फिर डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बॉम्बशेल होगा मौजूदा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का। लेट्स सी फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ दैट। नाउ कम बैक जो अब से कोई तकरीबन 2 घंटे के पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस्लामाबाद में KP हाउस में तहरीक इंसाफ की जो नेशनल काउंसिल है उसका एक बहुत बड़ा इजलास किया। और जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि वहाँ पर बाकायदा इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन दी गई कि KP हाउस के अंदर, जो कि प्रोविंस ऑफ KP की मलकियत है, और तमाम जो पाकिस्तान के प्रोविंसेस हैं सबका एक एक हाउस जो है वो इस्लामाबाद में है। सबसे बड़ा पंजाब हाउस है, फिर KP हाउस है, सिंध हाउस बहुत बड़ा है, बलूचिस्तान हाउस है, जो उनके चीफ मिनिस्टर और गवर्नर और उनकी टीम के इस्तेमाल के लिए होता है। तो यहाँ उसके लॉन्स में तहरीक इंसाफ की नेशनल काउंसिल का जो इजलास हुआ, ये ऐलान किया गया, एक्सप्लेनेशन दी गई कि इसकी जो कॉस्ट है, इसको बकायदा KP गवर्नमेंट में हमने इसकी कॉस्ट जो है वो पे की, हम ये मुफ्तखोरी जो है नहीं कर रहे। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, ट्रेंड है जिसे तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिश कर रही है। और उम्मीद ये की जाती है कि जब ये ट्रेंड इस्टेब्लिश होगा, जब ये कन्वेंशन बन जाएंगे, तो बाकी सियासी जमातें भी यहाँ से एथिकल मैनर्स को सीखेंगी, इसको फॉलो कर सकेंगी। इसी तरह से कौमें जो हैं वो इवॉल्व करती हैं, ग्रो करती हैं, पॉलिटिकल कल्चर जो है वो उनके तब्दील होते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे एक फीलिंग मुसलसल पहले कई दिन से मुझे फीलिंग हो रही है, मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूँ, कि बावजूद इसके कि हुकूमत दिन में कम अज़ कम 3 दफ़ा हुकूमत के अहम अहलकार प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके मिनिस्टर्स जो हैं वो कम अज़ कम दिन में 2 से 3 दफ़ा ये क्लैरिफिकेशन देते हैं कि इलेक्शंस नहीं होंगे, अपने वक्त पे होंगे, अगस्त 2023 से पहले कोई इलेक्शन नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी वाले भी यही कहते हैं। उसके बावजूद जो हमारी फीलिंग है, एक सेंस है, सिक्स सेंस है, वो ये है कि पाकिस्तान बहुत तेज़ी से एक इलेक्शन की तरफ जा रहा है। वो इलेक्शन होंगे, यहीं कहीं
अक्टूबर में, नवंबर में वो इलेक्शन होंगे कैसे, क्वालिटी उनकी क्या होगी, क्या फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होंगे, या मैसिवली रिग करने की कोशिश की जाएगी PMLN और PPP को ताकत में लाने के लिए, ये एक बहुत बड़ा मूट क्वेश्चन है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सेंस और फीलिंग ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक इंतखाबात की तरफ अनडिक्लेयर्ड फैशन से जा रहा है। और मेरा ख्याल है 2 जून को तो ख़ुद डॉन अखबार ने, जो किसी तरह से भी तहरीक इंसाफ का सपोर्टर नहीं है और बल्कि बहुत मुखालफत कह सकते हैं, उनका बहुत ही क्रिटिकल एटीट्यूड है, उनका भी एक इदारिया 2 जून का यही है कि पाकिस्तान में एक इलेक्शन की सूरत हाल जो है वो अनडिक्लेयर्ड तरीके से तेज़ी से डेवलप कर रही है। अब हम आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि इमरान खान साहब ने यहाँ पे कहा क्या। इमरान खान साहब ने यहाँ तहरीक इंसाफ के अपने इंतखाबात का ऐलान कर दिया। उन्होंने ये कहा कि हमने पहले भी इंतखाबात कराने की कोशिश की, हमने इसके हवाले से बहुत प्रोसेस किया और प्रोसेसिंग पे उन्होंने जो फॉर्मर फेडरल सेक्रेटरी थे नूरानी साहब, उनका उन्होंने जिक्र भी किया, तस्नीम नूरानी साहब का उनको अप्रिशिएट भी उन्होंने किया। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें ये जो इंटरनल इलेक्शन है पार्टी के अंदर के, इसको हमने, इस ट्रेंड को हमने लाने की कोशिश की है, हम ये कन्वेंशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पार्टी के अंदर एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ये और बात है कि हमें उस किस्म की खातिर खा कामयाबी जो है वो नहीं हुई। लेकिन ये जब इलेक्शन होंगे जिसका उन्होंने ऐलान कर दिया है और असद उमर साहब ने कहा कि पार्टी को इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए, ये बज़ाते खुद पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन के माहौल को कंट्रीब्यूट करेंगे, जिस तरह से पंजाब के अंदर होने वाले बाई इलेक्शन और ज़मीनी इंतखाबात भी एक जनरल इलेक्शन के माहौल को कंट्रीब्यूट करेंगे। इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो प्रोग्रेस करती हैं डिस्पाइट दी डिनायल्स। अभी तक कोई ओवर्ट इंटेंशन नहीं है इलेक्शन करवाने के। अब इसमें उन्होंने, इमरान खान साहब ने एक बात इसी हवाले से एक बात उन्होंने ये भी की कि जमहूरियत में और बादशाहत में फ़र्क ही यही है कि बादशाहत जो है वो एक डेकेडेंट सिस्टम है, प्रिमिटिव सिस्टम है, वो फेल हो गया है, और जो नया उसका अल्टरनेटिव है गवर्न करने का वो जमहूरियत है, जहां आपको कंसेंसस चाहिए, पब्लिक ओपिनियन चाहिए और आप एक वाइडर इनपुट के साथ फैसले करते हैं। उन्होंने ये भी कहा, अच्छा यहाँ पे उन्होंने ये ऐलान कर दिया है, शुरू में मैं कह दूँ कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने कह दिया कि हम बहुत जल्द एक मुल्क ही एक कंट्री वाइड एहतजाज करेंगे। मुझे ये सुन के बड़ी खुशी हुई। उन्होंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। उन्होंने कहा कि अभी हमारे वकला जो है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, चूँकि उस हवाले से एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर के हवाले से हम बहस कर रहे हैं। जब वकला हमें एक ग्रीन सिग्नल देंगे, और आपके नॉलेज में है, मैंने पहले एक वीलॉग किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक 6 दिन का टाइम दिया था, जिसमें एक 7 रुकनी उन्होंने कमेटी तश्कील दी थी, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड, जिसमें इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के कमिश्नर, इस्लामाबाद के जो IGP हैं वो, सेक्रेटरी इंटीरियर, और उसके अलावा DG ISI को उसमें रखा गया था कि ये लोग बताएं कि डी चौक पे जो वायलेंस हुई वो किस तरह से हुई। इस हवाले से 7 या 8 क्वेश्चन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने रेस किए थे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि उसकी हम अभी क्लैरिफिकेशन ले रहे हैं, उस प्रोसेस को कंप्लीट होने का हम वेट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि आप तैयारी रखें, क्योंकि बहुत जल्द हम एक कंट्री वाइड प्रोटेस्ट करेंगे। जो इसमें पॉजिटिव चीज़ मुझे लगी है कि अब इमरान खान साहब की हिकमत अमली में एक वाज़े फ़र्क आ गया है। अब वो लॉन्ग मार्च की बात नहीं कर रहे, अब वो इस्लामाबाद आकर बैठने की, धरना देने की बात नहीं कर रहे। वो एक कंफ्यूज्ड सोच थी, उसने डिविडेंड ज़रूर दिए हैं, और ये बहुत अच्छा उन्होंने किया फॉर वेरियस रीजंस, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ वायलेंस एंड क्लैश। बिकॉज मैं चूँकि डी चौक पे मौजूद था उस मॉर्निंग में, सुबह के 9-10 बजे मैं यहाँ बहुत से लोगों को मिला और बहुत शदीद गर्मी थी। मेरे ज़हन में ये था कि अगर इन्होंने धरना देने का फैसला किया तो ये बड़ा लैक क्लस्टर किस्म का अफेयर होगा, और ये वो इश्यूज़ हैं, द इश्यूज़ ऑफ लॉजिस्टिक, द इश्यूज़ ऑफ कमिंग फ्रॉम वन सिटी टू द अदर सिटी, और फिर आपने कैसे खाना का बंदोबस्त करना है, पानी का बंदोबस्त करना है, टॉयलेट और लैट्रीन का क्या करना है, मूवमेंट का क्या करना है, रात को सोना कैसे है, कैसे अपने आप को अपने हैंडल कैसे करना है, अपने आप को क़याम ताम जैसे कहते हैं। तो ये बहुत बड़ा लॉजिस्टिक चैलेंज है। मेरा ख्याल है कि जब लोग बात करते हैं पॉलिटिक्स में, बहुत से लोग अभी भी इसको समझते हैं, वो इन चीज़ों को थिंक थ्रू नहीं करते हैं। लेकिन अब जो ये बात है कि हम कंट्री वाइड प्रोटेस्ट करेंगे, मैं समझता हूँ कि ये प्रोटेस्ट जब भी होंगी, उन्होंने कहा बहुत जल्दी इसकी एक तारीख देंगे, डेट देंगे। ये एक मल्टीपल शहरों के अंदर मेरा ख्याल है चंद घंटों के मुजाहरे होंगे जो एक पहिया जाम की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ और इमरान खान अपनी पब्लिक जो शो ऑफ पावर करेंगे, शो ऑफ फोर्स करेंगे, शो ऑफ पावर करेंगे, फोर्स इज़ नॉट द राइट वर्ड, शो अपनी पॉपुलैरिटी को और अपनी अप्रूवल को एक्सप्रेस करेंगे पाकिस्तान की मीडिया के सामने, पाकिस्तान की हुकूमत के सामने, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के सामने, दुनिया भर के सामने कि हियर इज़ दिस पार्टी। अब इसी तनाज़र में हम वापस आ जाते हैं, और वो चीज़, और इसका बड़ा इफेक्ट हो रहा है। और ये फिर मैं इस चीज़ को रीइंफोर्स करूँ कि डी चौक से वापस जाके, और ये जो प्रोसेस इस वक्त चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सरसाइज कर रहा है सिस्टम के ऊपर। बाय एवरी डे, हर 12 घंटे के बाद सिस्टम पे मज़ीद प्रेशर पड़ रहा है।
اور सिस्टम जो है इस प्रेशर के नीचे सिसक रहा है और उसका एक माइंड बन रहा है। वो माइंड जो अपनी एरोगेंस की वजह से लोग बनाना नहीं चाहते, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपके पास ताकत होती है आप समझते हैं मैं ही मैं हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं खुदा हूँ। गॉड कॉम्प्लेक्स, इसी को साइकाइट्री के अंदर गॉड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। गूगल करें गॉड कॉम्प्लेक्स, आपको समझ आ जाएगा कि गॉड कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो लोगों के पास बहुत ज़्यादा ताकत होती है, सब लोग यस सर कर रहे होते हैं, सलूट पढ़ रहे होते हैं, ठक 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 ठक, दरवाजे खुल रहे होते हैं, गाड़ियों के दरवाजे, कमरों के दरवाजे, लोग बैग उठा के चल रहे होते हैं। तो उस वक्त इंसानों के जहन में ये जोन चला जाता है कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं खुदा हूँ, या मैं बाकी सारे इंसानों से मुख्तलिफ हूँ, मैं फ़िरौन हूँ, मैं बादशाह हूँ, मैं मुग़ल एम्परर हूँ। ये जो सारा एक स्टेट ऑफ माइंड होती है, हालांकि हकीकत ये है कि हम सब इंसान हैं और किसी किस्म की जो मॉनेटरी एलिवेशन होती है, ये दुनिया की दी गई ताकत होती है, इससे हमारी मेंटल हालात पे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। मेंटल हालात पे तो और चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। बट एनीवे, कंक्लूडिंग दिस पॉइंट एंड मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, देखिए उन्होंने ये कहा, इमरान खान साहब ने, कि इस मुल्क में दो फेडरल एंटिटीज़ हैं। एक पाकिस्तान आर्मी जो इस मुल्क को इकट्ठा करती है, उसको एक मुत्तहद रखती है, और दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक फेडरल पार्टी है, और बाकी पार्टीज़ यहाँ पे फेडरल नहीं है। यहाँ तो एक सेंट्रल पंजाब की पार्टी है, एक अंदरूनी सिंध की पार्टी। और यही वजह है कि जो बैरूनी साजिश की गई, इसका बुनियादी मकसद जो था इन दोनों को टारगेट करना था कि आवाम में और अफवाज के दरमियान आप एक गल्फ पैदा करें और तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करें, जो कि वफाक को कनेक्ट करती है, जो कि मैंने कई दफ़ा बात की। अब उसमें एक उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात की, जो हम पहले भी वीलॉग्स में इसका एनालिसिस कर चुके हैं। पिछले वीलॉग में बहुत डिटेल से मैंने उसका एनालिसिस किया था कि ये जो लोग आए हैं ये कहते थे कि हम महंगाई को ख़त्म करने के लिए आए हैं, इन्फ्लेशन को करने आए हैं। लेकिन गुज़िश्ता 2 माह में इन्फ्लेशन में जितनी तेज़ी से इजाफा हुआ, पाकिस्तान की पूरी अगर 70 बरस की तारीख देखें तो शायद कभी इन्फ्लेशन में इतनी तेज़ी से इजाफा नहीं हुआ। और चंद दिन पहले केपी में एक जलसे में खान साहब ने, इमरान खान साहब ने बहुत से अदाद व शुमार आपको बताए थे, चावल के, आटे के, घी के, तेल के, शुगर के, मुख्तलिफ़ चीज़ों के, कि कैसे उनकी जो 42 महीने की हुकूमत थी उसमें कितना इजाफा हुआ और यहाँ पर 2 महीने की हुकूमत जो है उसमें कितना इजाफा हुआ। उसमें उनका कहना ये था कि देखिए इनका फोकस कभी भी महंगाई, इन्फ्लेशन और मईशत नहीं थी, वरना इनके पास कोई प्लान होता, कोई प्रोग्राम होता, कोई एजेंडा होता। इनका जो एजेंडा सामने आया है, जैसे मैंने कल एक दिन पहले एक्सप्लेन किया था, वो एजेंडा तो बेसिकली 4 चीज़ों पे आया है। जो 4 चीज़ें क्या थीं कि ये अपने खिलाफ केसेस को ख़त्म करना चाहते थे, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को ख़त्म करना चाहते थे, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट को कर्टेल करना चाहते थे, ये नैब के कवानीन में रद्दबदल और तब्दीली जो है वो लाना चाहते थे, और 5वीं चीज़ है जो अभी तक हो नहीं सकी कि ये चाहते थे कि ये चाहते हैं कि नवंबर में अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाया जाए, ताकि सिस्टम के ऊपर इनकी गिरफ्त जो है, कंट्रोल जो है वो बहुत बढ़ जाए। इन अदर वर्ड्स, अब आप इसको थोड़ा सा मैं अगर एनालिसिस दे दूँ, ये चीज़ इमरान खान साहब ने नहीं कही, ये प्योरली मेरा एनालिसिस है कि आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो रजीम चेंजर्स हैं, इनके बेसिकली 3 किस्म की एंटिटीज़ इसमें आपको नज़र आती हैं, 3 इंटरेस्ट आपको नज़र आते हैं। एक वो इंटरेस्ट है जो आप देख रहे हैं कि हमने केसेस ख़त्म करने हैं, नैब के कवानीन को तब्दील करना है, हमने ओवरसीज़ वोट को कर्टेल करना था, जो उन्होंने कर्टेल कर दिया, हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ख़त्म करना था, और हमें अपने सिस्टम पे अपनी गिरफ्त को मजबूत करना था। तो ये एक इंटरेस्ट था। दूसरा वो इंटरेस्ट है जिसको आप कह सकते हैं कि अमेरिकन लॉबी या अमेरिकन नवाज लॉबी, जो ये चाहती थी कि अमेरिका को खुश करने के लिए, सेकंड एंटिटी, सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है कि हम अमेरिका की तरफ हमें वापस लौटना है, हमें चीन के जोन ऑफ इन्फ्लुएंस से या सफ़ियर से निकलना है, और उसको करने का तरीका ये होगा कि आप अमेरिका की जो दीनिया ख्वाहिश है, गुज़िश्ता कम अज़ कम अब 12 बरस की, 10, 12, 13, 14 बरस की अमेरिका की जो डिज़ायर है कि पाकिस्तान अपने आप को ताबे करे इंडिया के स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन के, जो मान नहीं रहे पाकिस्तान में, लेकिन प्लान अमेरिका का यही है, और ये सबमिट कर चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं, अनलेस के हम इसको बचा लें, ये सरेंडर कर चुके हैं। और वो ये है कि आप चीन के जोन ऑफ इन्फ्लुएंस से निकलें, आप हिंदुस्तान के जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में चले जाएं, चीन से फ्यूचर रिलेशनशिप सिर्फ कमर्शियल रखें, सड़कों वड़कों के, चीन के स्ट्रेटेजिक जोन ऑफ इन्फ्लुएंस से निकलें, और चीन के साथ स्ट्रेटेजिक चीज़ जो है वो आप ख़त्म करें। और तीसरी वो लॉबी है फॉर वेरियस रीजन, जो एक से ज़्यादा किस्म की लॉबी है, जो ये चाहती है कि फ्यूचर का जो आर्मी चीफ़ है वो हमारी मर्ज़ी का लगना चाहिए, बिकॉज़ वो भी कुछ लोगों के लिए बज़ाहिर, अगर आप दुनिया की डिबेट इसको देखें, इसको अगर आप किसी मगरबी मुल्क के हवाले से देखें, या हिंदुस्तान के हवाले से देखें, या कहीं के भी हवाले से देखें, किसी हाफ डिसेंट कंट्री के हवाले से भी देख लें, तो ये जो डिबेट है ये बज़ाते खुद बड़ी इंट्रीगिंग डिबेट है कि एक मुल्क में इतनी बड़ी तब्दीली लाने वालों की एक ख्वाहिश ये है कि आर्मी चीफ़ जो है वो हमारी मर्ज़ी का लगना चाहिए। और ये बहुत अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो है निज़ाम इतना फ्रेजाइल है, इतना कमज़ोर है, इतना वुल्नरेबल है
कि आर्मी चीफ कौन लगेगा उसकी बेसिस पे आप एक हुकूमत को गिरा सकते हैं। इस पर शायद लोगों ने गौर नहीं किया कि यही एक सिंगल पॉइंट जो है कि आर्मी चीफ किसने बनना है और उसको किसकी मर्ज़ी का बनना है, इसके ऊपर कितनी इंस्टेबिलिटी है, उसके ऊपर कितना फोकस है और इस पर कितनी बहस होती है, उस पर कितनी तवज्जो है। और ये बज़ाते खुद पाकिस्तान की जो क्रॉनिक इंस्टेबिलिटी है उसको ये चीज़ जो है रिफ्लेक्ट करती है। और मुझे बहुत उम्मीद है, मेरी दुआ है, आप सबको इस पर दुआ करनी चाहिए कि हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इस पॉइंट से आगे निकल जाएं जहां हम इस नुक्ता के भी आर्मी चीफ को ना, आर्मी चीफ कोई भी हो, दीज आर एक्सट्रीमली प्रोफेशनल ऑफिसर्स, जो लोग 3 स्टार जनरल्स बनते हैं, 2 स्टार इज ए मेजर जनरल, 3 स्टार इज ए लिeutenant जनरल। पाकिस्तान आर्मी का अपना एक प्रोफेशनल मैकेनिज्म है और जो लोग 3 स्टार्स बनते हैं ऑल ऑफ देम आर कैपेबल टू बिकम द आर्मी चीफ। तो उसमें ये चीज़ मैटर ही नहीं करनी चाहिए कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है वो कौन होगा। बहरहाल ये 3 वो इंटरेस्ट हैं जो पाकिस्तान में आप देखते हैं कि इकट्ठे हुए हैं। इमरान खान साहब का कहना था कि इन्फ्लेशन इनका एजेंडा नहीं था, इनकी तो ये कंसिड्रेशंस थी जो हमें ये करते नज़र आए हैं। अब वहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी रूस के तेल की। आपने देखा होगा कि ज़ाहिर है वो कई दफ़ा कह चुके हैं कि हम रशियन तेल लेना चाहते थे। शौकत तरीन साहब भी कह चुके हैं कि ऑलमोस्ट हमारे मामला तय हो गए थे, हमारी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ एक डील हो चुकी थी। उस हवाले से हम उनको अपना एक प्रपोजल और ख़त जो है लिख चुके थे। आपको याद कराऊँगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनका डेलीगेशन जो है वो मॉस्को पहुँचा था ऑन 24 फरवरी और 7 मार्च को या 8 मार्च को ये अदम एहतमाद की तहरीक जो है इसे प्रेजेंट कर दिया गया था। और ज़ाहिर है उसके बाद पाकिस्तान के पॉलिटिकल डायनामिक्स जो हैं वो चेंज हो गए। पीटीआई के लोग ये मसलसल कहते हैं कि हमें रूस से तेल लेना था, और आपने देखा अगर आप थोड़ा सा भी टाइप करें रशियन ऑयल पाकिस्तान कंसेशन ऑयल तो आपको डॉन ट्रिब्यून मुख्तलिफ अखबारों की हेडलाइंस मिल जाएंगी जहाँ पे पाकिस्तान की मौजूदा जो हुकूमत है वो बार बार ये कहती है कि ये जो, और बायस एनालिस्ट से भी चीज़ लिखवाई जाती है कि जी हमने तो डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए साबित कर दिया कि इमरान खान का ये दावा कि हम रशिया से तेल लेने वाले थे ये गलत है, ये झूठा है, ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसी कोई कंक्लूजन वो नहीं हुई भी थी। तो उसको ट्विस्ट करते हैं, लोगों को कंफ्यूज करते हैं, और ये भी कहानी यही इसकी वो बन जाती है जो पाकिस्तान में हर चीज़ की बन जाती है कि ये हुआ नहीं था, ये कागज़ में ये नहीं लिखा है, इस पर ये डेट लिखी है, इस किस्म की बकवास जो है। लेकिन असल चीज़ बड़ी क्लियर है, मैं आपको बहुत सी चीज़ें स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ। अगर रशिया जो है उससे सस्ता तेल हिंदुस्तान ने ले लिया, अगर रशिया से सस्ता तेल श्रीलंका ने ले लिया, ये ले रहा है, और अगर रशिया से सस्ता तेल खरीदने का बांग्लादेश सोच रहा है, अगर रशिया से बाज़ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री सस्ता तेल ले रहे हैं बावजूद यूरोपियन यूनियन के प्रेशर के, अगर खुद यूरोप वाले अभी तक ले रहे हैं, तो ये बात बड़ी ऑब्वियस है कि रशियंस सस्ता तेल 30-35% डिस्काउंट पे वो भी ऑफ़र कर रहे थे, और पाकिस्तान के केस में वो वीट भी ऑफ़र कर सकते थे। और उसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई बिकॉज ऑफ द अमेरिकन सैंक्शंस एंड यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस कि ये रशिया के इंटरेस्ट में था कि उन सैंक्शंस का जो एक शैकल है, जो उनकी एक स्ट्रेट जैकेट है, जो उसको बांधा जा रहा है रूस को, उसमें से बाहर निकलने के लिए, उसको ब्रेकअप करने के लिए रशिया के लिए ज़रूरी था कि रशिया का जो मेन वेपन है इकोनॉमिक, उसका तेल है, वो उसकी गैस है, उसका वीट है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसके बाहर चाहिए ताकि अमेरिकन जो स्ट्रैंगल होल्ड है उसको रशिया जो है वो ब्रेक कर सके। तो जो पाकिस्तान की हुकूमत मसलसल ये एक्सप्लेनेशन देती, झूठ बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बिकॉज रूस की ज़रूरत थी ये देना, इनने वाकई ये तो मजबूर है बेचारे, चूँकि इनको तो लाया ही एक अमेरिकन प्लान में गया है, तो ज़ाहिर है ये उस चीज़ की तरफ नहीं जा सकते। लेकिन ये हकीकत है कि रशिया से पाकिस्तान जो है वो तेल ले सकता था। उसमें सिर्फ जो रियल चैलेंज है वो ये है कि चूँकि रशिया वुड लाइक टू बी पेड इन डॉलर्स और इन रूबल्स और वो हार्ड करेंसी, तो पाकिस्तान को जो एक्चुअल नेगोशिएशन करनी थी कि आप पेमेंट कितने टाइम पीरियड में करेंगे, बिकॉज पाकिस्तान को बहुत सा जो ऑयल फैसिलिटी मशरक़ वस्ता से पाकिस्तान लेता है वो डेफर्ड ऑयल पेमेंट होती है। तो क्या रशिया के साथ पाकिस्तान 1 महीना 2 महीने की या 3 महीने की डेफर्ड पेमेंट का कोई प्रोसेस कर सकता था? इन केस ऑफ सऊदी अरेबिया तो पाकिस्तान को गलबन 1 साल की डेफर्ड पेमेंट मिलती है। लेकिन चूँकि रशिया इतना डेस्परेट था कि इस किस्म के मामला जो है, अगर पाकिस्तान में हिम्मत ही नहीं है एक्चुअली, हमारी तो स्पाइनल कॉर्ड ही नहीं है, हमारी तो पीछे पसली कोई नहीं है, लेकिन अगर होता तो डेफिनेटली उस डायरेक्शन में जाया जा सकता था। अच्छा, एक मैंने इसकी डाइग्रेशन करनी है कंक्लूड करने के लिए, और वो ये है कि मैं 2 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, ये बिल्कुल आप लिख लें, मैं स्क्रीन पे भी इसकी स्लाइड बना के आपको दिखाता हूँ। दे 2 हिस्टोरिकल फिनोमेनास, वन इज़ द ग्लोरियस रेवोल्यूशन यूके की हिस्ट्री में। वो तमाम लोग जो हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, या प्रोविंशियल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, या किसी और कम्पैटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जहाँ वो यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो 2 डेवलपमेंट्स हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस की वहाँ पे उनको बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स में नज़र आती हैं। वन इज़ द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ऑफ 1688, ग्लोरियस रेवोल्यूशन।
दूसरी चीज़ है फ्रेंच रेवोल्यूशन। इन दोनों चीज़ों को समझे बगैर आप यूरोपियन हिस्ट्री को, दुनिया की हिस्ट्री को समझ नहीं सकते। फ़र्क बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़र्क ये है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है 1789 से जो शुरू होता है और जो 1797-98 तक चलता है, टिल नेपोलियन बोनापार्ट बिकम्स द मोनार्क एंड कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ द फ्रांस, ये बड़ा बड़ी रेवोल्यूशन है जिसमें पहले हज़ारों लोगों को गलटन किया जाता है, मारा जाता है, सड़कों पे वायलेंस होती है, एलीट सारी को मार दिया जाता है, वो दौड़ जाती है। फिर पेरिस की बाकी सारे फ्रांस के साथ एक जंग होती है और फिर फ्रांस की पूरे यूरोप के साथ जंग होती है। ये बड़ा ब्लडी इवेंट है। इसके मुकाबले में जो 1688 का ब्रिटिश इंग्लिश ग्लोरियस रेवोल्यूशन है, उसमें कोई बुलेट फायर नहीं होती, उसमें कोई कत्ले आम नहीं होता। वहाँ पर एक एक्सेप्टेबिलिटी डेवलप कर जाती है कि बादशाह के मरने के बाद, जेम्स सेकंड की जब डेथ होती है उसके बाद ये कंसेंसस डेवलप कर जाता है कि बादशाह का नेसेसरी वही नहीं होगा डायरेक्ट एयर जिसको कि बादशाह ने चाहा था, यानी बादशाह का जानशीन, बादशाह के बेटे, बादशाह के डायरेक्ट डिसेंडेंट के अलावा कोई भी और हो सकता है। ये नहीं था कि कॉमन आदमी हो सकता है, वो कोई बादशाह का कज़न हो सकता है, वो बादशाह का दूर पार का रिश्तेदार हो सकता है, वो गालिबन कोई नोबिलिटी से भी होता है। तो वहाँ से जो लाइन है डिसेंट की और बादशाह के बाद कौन बादशाह बन सकता है, वो लाइन वीकन हो जाती है, वो एक स्मूथ ट्रांजिशन होती है। उसके साथ ही बिल ऑफ राइट्स ऑफ 1688 जो है वो भी अप्रूव होता है। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन पैदा होता है कि ये जो कंट्रास्ट है यूरोपियन हिस्ट्री का, फ्रेंच रेवोल्यूशन मैसिवली ब्लडी एंड जोल्टिंग, और फ्रांस कम से कम अगले 100 बरस तक, फ्रांस को फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद स्टेबल होते होते कम से कम 70-80 बरस लगते हैं और 1850 में दोबारा फ्रांस में बादशाह बैठा होता है नेपोलियन III के नाम से। फ्रांस को रिपब्लिक बनते बनते 100 साल लग जाते हैं। कहीं 1860-1870 में जाके फ्रांस जो है वो एक रिपब्लिक की शक्ल इख्तियार करता है, जबकि ब्रिटेन जो है वो स्मूथली ट्रैवल करता है विदाउट वायलेंस ऑन द पाथ ऑफ डेमोक्रेसी। तो फ़र्क क्या है? उसका फ़र्क ये है कि ब्रिटेन में इन द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी, जब इन द मिडल ऑफ 17th सेंचुरी 1640 से 1650 तक एक बड़ी मैसिव सिविल वॉर होती है जिसको इंग्लिश सिविल वॉर्स के नाम से याद किया जाता है। उसकी भी मैं आपको इमेजेस जो है स्क्रीन पे दिखाता हूँ। जो इंग्लिश सिविल वॉर ये बड़ी ब्लडी है, जिसके नतीजे में किंग जेम्स I जो है उसको एक्सिक्यूट कर दिया जाता है। ये वही सिविल वॉर है जिसके नतीजे में एक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, जिसको ओलिवर क्रॉमवेल के नाम से तारीख याद करती है, वो लॉर्ड चांसलर बनता है ब्रिटेन का। पाकिस्तान में एक आम गलतफहमी है कि ओलिवर क्रॉमवेल जो है वो कोई जर्नैल था, कोई मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था, ये डिक्टेटर था, जिसने वो डिक्टेटर बन गया था, लेकिन उसने पार्लियामेंट को जब डिसबैंड किया तो उसका एक कोट जो है वो पाकिस्तान में जज साहिबान भी कोट कर देते हैं, वकला भी कोट कर देते हैं, हिस्टोरियंस भी कोट कर देते हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि ओलिवर क्रॉमवेल टू बिगिन विद वाज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन ब्रिटेन, जो फिर लीडर बन जाता है इंग्लिश सिविल वॉर का। बट चूंकि इंग्लैंड में इन द मिडल ऑफ 17th सेंचुरी एक मैसिव सिविल वॉर होती है, उसके नतीजे में एक्सेप्टेबिलिटी बनती है और गो के मोनार्की वापस आ जाती है 1661 के अंदर। जेम्स II दोबारा बादशाह बन जाता है, लेकिन आइडियाज़ की मार्च जो है वो आगे चली जाती है। तो दिस इज़, ये आपको इसलिए समझाना चाहता हूँ कि आइडियाज़ की मार्च रियल एसेंस है, ब्लडशेड एसेंस नहीं है। पाकिस्तान में आम तस्वर ये है कि इनकलाब को नेसेसरली खूनी ही होना है, जब तक बहुत से, हालांकि ये जो सारे लोग खूनी इनकलाब की बात करते हैं ये अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठ के जो है खूनी इनकलाब की बात करते हैं। खुदा न खास्ता जब कहीं इनकलाब आता है तो उस मुल्क में फिर जो इंस्टेबिलिटी होती है, इनकलाब का ये मतलब नहीं है कि संडे के दिन में इनकलाब आएगा और मंडे के दिन में स्टेबिलिटी आ जाएगी। इनकलाब का मतलब ये है कि अगले कई बरस तक वो मुल्क जो है उसमें कन्वर्जेंस होंगी, जिसकी एक्सटर्नल फोर्सेस भी उसका फ़ायदा उठाएंगी। और जब एक इनकलाब का प्रोसेस शुरू हो जाता है कि फटना शुरू कर देता है लावा, उसको कोई फ़ौज नहीं रोक सकती, बिकॉज वो इनकलाब की जो फीलिंग होती है वो उस कंट्री की जो फ़ौज होती है उसको डिसइंटीग्रेट कर देती है। बिकॉज फ़ौज के ऊपर जो कमांड होती है वो तो चंद सौ या चंद हज़ार ऑफिसर्स की होती है। जैसे ब्रिटेन रूल करता था ब्रिटिश इंडिया को, तो चंद हज़ार ऑफिसर उनके थे, और जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि सूरत हाल अब कंट्रोल नहीं हो सकेगी तो वो बड़े वाइज थे, वो यहाँ से उन्होंने अपने आप को निकाल लिया, बिकॉज उनको अंदाज़ा था कि वो सूरत हाल को मैनेज नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जब इनकलाब की लोग बातें करते हैं तो आई एम नॉट फेमिलियर विद द हिस्ट्री ऑफ इनकलाब। दूसरा इसका जो मॉरल लेसन है, माई लास्ट वर्ड ऑन इट, कि पाकिस्तान के अंदर वो ताकतवर डिसीजन मेकर्स जो गोल्फ कोर्सेज में जाके अपने 4 घंटे दिन में गोल्फ खेलते हैं, ये एयर कंडीशन गाड़ियों में, एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए हैं, जो ये समझते हैं गॉड कॉम्प्लेक्स है जिनके, जो समझते हैं कि हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, वाइज, अक्लमंद, दुनिया का तो हमें ही पता है, सभी चीज़ों का हमें पता है, हमें इकनॉमिक्स भी आती है, हमें लॉजिस्टिक्स का भी पता है, हमें तारीख का भी पता है, हमें इसका भी पता है, हमें उसका भी पता है। उन्हें ये रियलाइज़ करना चाहिए, डोंट पुश थिंग्स टू अ लेवल। इस कंट्री के अंदर कोई
22 करोड़ कहा जाता है, इसकी आबादी 22 और 25 करोड़ के दरमियान होगी। यहाँ इनकम इनइक्वालिटी बहुत शदीद है, यहाँ गुर्बत बहुत है, यहाँ इनजस्टिस बहुत है, यहाँ रिलीजियस और मजहबी फीलिंग पाई जाती है, यहाँ पर जो डाउन ट्रोडन है, और यहाँ यूथ बहुत ज़्यादा है, यानी 65% पॉपुलेशन 35 बरस से कम उम्र की है। तो यहाँ पर एक लावा जो है वो पक रहा है। इस लावे के फटने का जो रास्ता है वो ये है कि पॉलिटिकल प्रोसेस को हेल्दी ट्रांसपेरेंट तरीके से चलना चाहिए, इस तरह के ट्रांसपेरेंट तरीके से चलना चाहिए, साफ़ और शफाफ तरीके से, कि लोगों को नज़र आए। जैसे कहते हैं कि अ कोर्ट हैज़ टू एक्ट विद जस्टिस, तो जस्टिस होता हुआ भी नज़र आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर इलेक्टोरल प्रोसेस को बार बार, जैसे कि इनके गरूर में है कि हम रोक भी देंगे और उसको मैनेज भी कर लेंगे, ये प्रोसेस रोकना बहुत ज़रूरी है, वरना खुदा न खास्ता कहीं वाकई हम किसी स्टेज पे इनकलाब के पास ना चले जाएं तो एयरपोर्ट तक पहुंचने का मौका नहीं मिलने लगा, अगर यहाँ खुदा न खास्ता जो है ना इनकलाब जो है वो शुरू हो गया। आज इतना ही, फिर बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। थैंक यू।